नमस्कार दोस्तों, आपका अखबार के रविवार के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज आपको किस्सा सुनाएंगे एक प्रधानमंत्री, यानी उस समय प्रधानमंत्री तत्कालीन थे चंद्रशेखर और राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। उनके बीच की कहानी, किस तरह से राष्ट्रपति ने पहले चेतावनी दी और फिर प्रधानमंत्री ने उनको धमकी दी। सीधे धमकी नहीं दी, धमकी का संदेश भिजवाया। क्या था मुद्दा, क्यों ऐसी स्थिति आई और उसका नतीजा क्या हुआ, इन तीनों सवालों का जवाब दूंगा आगे चलकर। पहले इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि देखिए। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। पहला, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। तीसरे किरदार इसके थे उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चुनाव और उसके बारे में कुछ भी जानते हैं, चुनाव आयोग के बारे में, तो टी.एन. शेषन का नाम जानते होंगे। वहीं इससे शुरू हुआ टी.एन. शेषन का सफ़र मुख्य चुनाव आयुक्त का, जो उन्होंने सुधार किए और बड़े काम किए। उसके अलावा चौथा किरदार इस कहानी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बीच में और कई लोग आते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, पी.वी. नरसिम्हा राव, लेकिन इनकी भूमिका संदेशवाहक तक सीमित थी, ज़्यादा इनकी बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन ये 4 लोगों की थी। हुआ ये था कि चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार का साथ देने से मना किया और चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। संसद में भाषण दिया और संसद से निकले और सीधे राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। अब बात थी कि चुनाव की। हालांकि उस समय माहौल जिस तरह का था, मंडल फिर मंदिर आंदोलन, उसके कारण कोई पार्टी चाहती नहीं थी कि चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस के इस कदम के बाद और कोई विकल्प बचा नहीं था। तो अब चुनाव की बात आई तो चुनाव आयोग की भी बात आएगी, उसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका आएगी। तो उसमें सवाल ये हुआ कि जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे थे जो आतंकवाद प्रभावित थे। उस समय वहाँ चुनाव विधानसभा के भी, लोकसभा के भी स्थगित थे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के रूप में चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पंजाब और असम में चुनाव कराए जाए। कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी, बीजेपी भी उनके साथ थी और लेफ्ट पार्टी का जो गठबंधन था वो भी। लेकिन जनता दल, जो वीपी सिंह का धड़ा था, वो इसके पक्ष में था कि चुनाव इन दोनों राज्यों में भी होना चाहिए, बाकी देश के बाकी राज्यों के साथ। तो अब चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो टी.एन. शेषन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि पूरे देश के साथ इन दोनों राज्यों में भी चुनाव हो और वो अच्छा रहेगा। राष्ट्रपति का भी स्टैंड था कि भाई ये देखना चाहिए सरकार को कि ये संभव है, नहीं है, क्या है। वो लॉजिस्टिक्स जो है, सरकार से आप बात कर लीजिए, गृह मंत्रालय से। लेकिन बातचीत का जब अंत होने वाला था, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी, तो टी.एन. शेषन ने दूसरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है असम और पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया करा पाएगी जिससे शांतिपूर्वक चुनाव हो सके, क्योंकि पूरे देश में उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए पंजाब और असम में इतने बड़े पैमाने पर, जिस पैमाने पर चाहिए, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों के चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ ही टाल देने चाहिए। राष्ट्रपति तब तक इस बारे में उनकी राय ये थी कि जो सरकार चाहती है उसके अनुसार होना चाहिए और चुनाव आयोग और सरकार में तालमेल होना चाहिए, जो बहुत स्वाभाविक और किसी भी राष्ट्रपति के लिए उचित बात थी। इस बीच में ये बात हो रही है 9-10 अप्रैल 1991 की। 11 अप्रैल को पंजाब और असम के राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति के यहाँ आने से पहले, राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिल चुके थे।
उनसे उनकी बातचीत हो चुकी थी। तो दोनों राज्यों के राज्यपालों से राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आपके यहाँ तो स्थिति बड़ी खराब है, आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और हिंसा हो रही है, चुनाव कराना क्या संभव होगा? हिंसा ज़्यादा नहीं होगी? तो दोनों ने ये कहा, एक स्वर से कहा कि कोई हिंसा नहीं होगी, जो रोज़ मामले आ रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर साथ में बाकी राज्यों के साथ में चुनाव नहीं हुए तो इन दो राज्यों के लोगों को लगेगा कि उनको अलग थलग कर दिया गया है और ये भावना जो है और अलगाववाद को हवा देगी। तो इसलिए दोनों राज्यों का साथ में ही चुनाव होना ज़रूरी है। और ये भी कहा कि लोकसभा ही नहीं, विधानसभा का भी चुनाव साथ में कराया जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर दोनों राज्यपालों की राष्ट्रपति आर वेंकटरमन बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने अपनी किताब में माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के नाम से है उनकी किताब, उसमें लिखा है कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ दोनों राज्यपालों की बात सुनकर। तो क्यों कहा दोनों राज्यपालों ने, उसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने उस समय तक पंजाब में स्थिति ये थी कि किसी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों अवसरों पर जो जिले में जो है जिला मुख्यालय पर झंडारोहण का कार्यक्रम सरकारी होता था वो बंद हो गया था। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही झंडारोहण होता था खालिस्तानी तत्व जो है वो आकर झंडे को उतारकर तिरंगे को जला देते थे। तो इसलिए प्रशासन ने तय किया कि झंडारोहण होगा ही नहीं। चंद्रशेखर ने जब वो नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद 91 में जनवरी का महीना आया, जनवरी में उन्होंने असम के राज्यपाल और डीजीपी को बुलाया और उनसे कहा कि हर जिला मुख्यालय पर झंडारोहण होगा, हर हालत में होगा। दोनों ने कहा कि कैसे होगा, बताया कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि आप पुलिस लगाइए, आप सेंट्रल फोर्सेस लगाइए, ज़रूरत हो तो आर्मी भी देंगे, आपको 5,000, 10,000, 50,000 लोगों को मारना पड़े मार दीजिए, उसका जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन झंडारोहण होना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मैसेज चला गया आतंकवादियों के बीच में कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का ये आदेश है। एक जगह पुलिस को लाठी नहीं चलानी पड़ी। उसका कारण था कि जो खालिस्तानी तत्व थे जो पंजाब में आतंकवादी थे और असम में भी, दोनों को चंद्रशेखर पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि उनको ये यकीन था कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अगर एक बार वादा कर लेगा, अगर कुछ करने का वादा करेगा तो वो पूरा ज़रूर करेगा। वो अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए पीछे नहीं हटेंगे उससे। तो उसी का नतीजा था कि पंजाब के आतंकवादियों से सरकार की, मतलब चंद्रशेखर सरकार की बातचीत हो रही थी। कई दौर की बातचीत चली। एक दिन बातचीत जो है आधी रात के बाद तक चलती रही। उसके बाद वो जो आतंकवादी नेता थे उन्होंने कहा आप कहाँ जाएंगे? चंद्रशेखर जी ने कहा कि यहीं प्रधानमंत्री आवास में ही सो जाइए। तो होम सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों ने कहा कि साहब बहुत गजब हो जाएगा, कल सुबह के अखबार में बड़ा हंगामा हो जाएगा कि आतंकवादी प्रधानमंत्री निवास में सो रहे थे। तो उनके खैर सोने की व्यवस्था की गई। तो जो समझ का, अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये था, यही उन राज्यपालों के आत्मविश्वास का कारण था। तो अब लौटकर मूल कहानी पर आते हैं। जब ये बात करके दोनों राज्यपाल चले गए, उसी दिन यानी 11 अप्रैल को ही रात में 8 बजे टीएन शेषन फिर राष्ट्रपति से मिलने आए और उनसे कहा कि पीएम तो दोनों राज्यों में, बाकी राज्यों के साथ ही, यानी दोनों राज्यों ने पंजाब असम के भी चुनाव चाहते हैं। तो राष्ट्रपति ने कहा कि भाई अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप दोनों राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी कीजिए और इस मामले पर कोई टकराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के लिए एक प्रस्ताव सर्कुलेट हुआ और उस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम को बाकी राज्यों के चुनाव से अलग रखने का प्रस्ताव था कि इन 3 राज्यों में चुनाव ना हो। अब देखिए चंद्रशेखर जो है
ये टेस्ट कर रहे थे क्या रिएक्शन आता है, कौन क्या चाहता है। तो इस पर जो है चर्चा शुरू हो गई। तो सेशन को लगा कि अब तो ठीक हो गया मामला ये तीनों राज्यों का, तो वो चुप हो गए। लेकिन 16 अप्रैल को शाम को राष्ट्रपति भवन में चुनाव कराने के लिए, अधिसूचना जारी करने के लिए जो अध्यादेश का मसौदा पहुंचा, उसमें पंजाब और असम शामिल थे। यहाँ से कहानी ने एक दूसरा मोड़ लेना और बड़ी तेज गति से कहानी बढ़ना शुरू हुई। ये बात शेषन को भी पता थी। शेषन ने ऐसा बताते हैं कि राजीव गांधी को फ़ोन किया कि चंद्रशेखर पंजाब और असम में चुनाव कराना चाहते हैं, अगर उन्होंने करा लिया चुनाव इन दोनों राज्यों में, इतने समय से नहीं हो रहे हैं चुनाव, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय उनको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। राजीव गांधी ने राष्ट्रपति भवन संदेश भिजवाया कि ये अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए जब तक कि इसमें से पंजाब और असम को निकाल न दिया जाए। अगले दिन फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे टी.एन. शेषन। उन्होंने कहा कि उनको इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है कि सरकार सुरक्षा मुहैया करा पाएगी और यहाँ इन दोनों राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हो सकते, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। ये बात सरकार को भी पता चली, तो प्रधानमंत्री ने 2 लोगों को भेजा। उस समय के कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अटॉर्नी जनरल दोनों गए और राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से कोई टकराव नहीं चाहते हैं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सुरक्षा बलों के इंतजाम में दिक्कत होगी, तो ये सरकार का प्रस्ताव ये है कि असम और पंजाब में बाकी राज्यों में मतदान होने के 2 या 3 हफ्ते बाद मतदान हो, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो मूवमेंट आसान हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा या जितनी ज़रूरत है सुरक्षा बलों की उनकी तैनाती हो जाए। अब आ गई तारीख 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जी का जन्मदिन होता है, तो वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए गुड़गांव के अपने आश्रम में चले जाते थे और उस दिन भी चले गए हमेशा की तरह। तो इस घटनाक्रम के बाद अब राष्ट्रपति, देखिए उन्होंने किताब में इसका कोई 2 पन्नों के बीच में ही 2 जगह वो कह रहे हैं कि वो सरकार जो चाहती है उसके अनुसार चुनाव आयोग को तैयारी कराना चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि वो सुरक्षा बल मुहैया करा सकती है, फिर अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्री की जो बात आई, तब तक वो इस बात पर थे कि सरकार जो कह रही है उसके मुताबिक होना चाहिए, यानी दोनों राज्यों में चुनाव साथ हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जब राजीव गांधी का संदेश आया उसके बाद राष्ट्रपति का मन बदल गया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ये कुछ कहा नहीं है अपनी किताब में। उन्होंने 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जब वहाँ अपने गुड़गांव के आश्रम में थे अपने जन्मदिन के अवसर पर, वहाँ जो समारोह वगैरह हो रहे थे उसमें शामिल होने के लिए, उसी दिन शाम को वो फाइल अध्यादेश वाली लौटा दी कैबिनेट को, ये कहते हुए कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। और उन्होंने कहा कि इसमें से पंजाब और असम को निकालकर जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए कि इन तीनों राज्यों में चुनाव बाद में होगा। अब कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये खबर मिलते ही भागकर दिल्ली आ जाता वापस, फिर बातचीत करने की कोशिश करता है। चंद्रशेखर को ये खबर गुड़गांव में मिल गई कि राष्ट्रपति ने लौटा दिया है। वो दूसरे दिन सुबह आए, यानी 18 अप्रैल को। राष्ट्रपति को जल्दी ये थी कि 18 अप्रैल की आधी रात तक उनको ये अध्यादेश जारी करना था चुनाव के लिए, तो उनको जल्दी थी कि जल्दी जवाब आए। तो 18 अप्रैल की सुबह सुब्रमण्यम स्वामी और अटॉर्नी जनरल फिर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने यह तय किया है कि उसने जो पहले प्रस्ताव भेजा था उस पर वो कायम है और राष्ट्रपति के सुझाव को मानने की ज़रूरत या मानना उचित नहीं समझता मंत्रिमंडल। तो बताते हैं जो मतलब चंद्रशेखर के करीबी सूत्रों और दूसरे लोगों का ये कहना है कि जब ये कहा गया तो राष्ट्रपति ने एक चेतावनी के रूप में कहा, सीधे सीधे कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है किसी को भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का, सिर्फ इतना कहा। और इसका मतलब था, संदेश ये था
कि राष्ट्रपति चाहें तो अभी भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना सकते हैं, चंद्रशेखर को हटाकर। अब ये बात चंद्रशेखर जैसे नेता के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि महामहिम से कह दीजिए कि भारतीय संविधान में ऐसे राष्ट्रपति से निकलने का प्रावधान मौजूद है, और अगर इस अध्यादेश पर दस्तखत नहीं होते हैं, वो जारी नहीं होता है, तो उसका जो नतीजा होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहे। राष्ट्रपति वेंकटरमन जानते थे कि चंद्रशेखर किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह के प्रधानमंत्री हैं। वो समय प्रधानमंत्री तो थे ही, भले ही केयर टेकर। वो उस अध्यादेश की फाइल पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए और उसी दिन 18 अप्रैल को ही आधी रात से पहले अध्यादेश जारी हो गया। तो ये स्थिति, अब आप बताइए कि कितने प्रधानमंत्री ऐसे हो सकते हैं जो राष्ट्रपति से इस तरह की बात कर सके। हालांकि इस बात का जिक्र तो नहीं किया है वेंकटरमन ने अपनी किताब में, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि फिर अगले दिन, उसके बाद जब अध्यादेश जारी हो गया, तब चंद्रशेखर मिलने उनसे आए और उनसे कहा कि अच्छा होता कि आप वो फाइल लौटाने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते। राष्ट्रपति ने कहा कि आपके लिए भी अच्छा होता अगर वो अध्यादेश का प्रस्ताव भेजने से पहले हमसे बात कर लेते। तो ये मतलब इस मुद्दे को लेकर कुछ हुआ था, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। जाहिर है कि वो इस तरह की बात अपनी किताब में शायद लिखना ना चाहते रहे हों, इस घटना को इस रूप में इसका जिक्र न करना चाहते रहे हों, लेकिन ये घटना हुई। तो भारत के संसदीय इतिहास में ये एकमात्र घटना है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने एक दूसरे को उनके अधिकार क्षेत्र में रहने की चेतावनी दी, धमकी दी। तो देखिए, इस घटना से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर आप ईमानदारी से किसी बात में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि आप देश हित में कुछ कर रहे हैं, तो आप फिर डरते नहीं। चंद्रशेखर वैसे भी डरने वालों में नहीं थे। और जाते जाते ये किस्सा भी बता ही दूँ आपको कि ये सरकार गिरने से बच भी सकती थी। संसद में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम साथ नहीं देंगे और सदन से बाहर चले गए, तो जाहिर है कि वो प्रस्ताव गिर जाना था। सरकार अल्पमत में थी। चंद्रशेखर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति है, धन्यवाद प्रस्ताव का गिर जाना वो अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूँ। वो उनका भाषण चल रहा था संसद में, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि ऊपर प्रेस गैलरी से हम लोग देख रहे थे। कांग्रेस के लोग जब ये उन्होंने कहने लगे कि मैं अपनी सरकार का इस्तीफा देने जा रहा हूँ, तब तक कांग्रेस के लोग गैलरी में जो दरवाजे होते हैं सदन में अंदर घुसने के, वहाँ आकर खड़े हो गए थे। एक पर्ची वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो है वो लेकर आया और उसने डॉक्टर स्वामी को पर्ची दी। उस समय पता नहीं चला कि पर्ची में क्या है। वो पर्ची उन्होंने स्वामी ने ले जाकर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दे दी। चंद्रशेखर भाषण दे रहे थे, ऐसे हाथ से लिया पर्ची, ऐसे देखा और ऐसे फेंक दिया। ये सदन में सबने देखा। तो उस समय पता नहीं था क्या था। उसमें लिखा हुआ था, बाद में जो पता चला, कि कांग्रेस तैयार थी कि वो लौटकर सदन में आने को तैयार है, इस्तीफा न दें, सरकार न जाने दें। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि इन शर्तों पर, ब्लैकमेल पर मैं, बाद में उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बने रहना चाहता। मैं चाहता तो समझौता कर लेता, मैं चाहता तो उससे पहले राजीव गांधी से बात करके उनसे सिफारिश करके उनको मना लेता शायद, लेकिन ब्लैकमेल में आकर कि ये करिए नहीं तो ये होगा, तो उसमें मैं नहीं आने वाला हूँ। उन्होंने 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे भले ही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीधे वहाँ से संसद से निकले, राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा दे दिया। तो नेता का ये कद जो होता है, ये तेवर जो होता है, वो फिर कोई गलत काम होने नहीं देता है। खासतौर से प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। और चंद्रशेखर ऐसे ही लोगों में थे, उनके दोस्त और दुश्मन दोनों उनको जानते हैं। और उनकी ये जो खूबी थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी
कि लोग जल्दी साथ आना नहीं चाहते थे। बड़ा सुझाव दिया गया राजीव गांधी को कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए, चंद्रशेखर जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस सरकार में शामिल हो जाए। लेकिन राजीव गांधी को उनके सलाहकारों ने समझाया कि अगर आपने ऐसा किया तो चंद्रशेखर खा जाएंगे पार्टी को आपकी। तो ये उनके बारे में एक धारणा थी, सही थी गलत थी वो अलग बात है, लेकिन ये धारणा थी और इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल नहीं हुई। तो आज रविवार के इस विशेष अंक में इतना ही। अगले रविवार को फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।